हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये हमने कल इंस्टॉल किया था ह्यूमिडिफायर, बहुत ही बढ़िया है। अभी मैंने इसके अंदर ये अरोमा ऑयल डाला था, चेरी ब्लॉसम वाला, तो अभी पूरे घर में मेरे चेरी ब्लॉसम का ही स्मेल आ रहा है। और आज सुबह ही iHerb से, iHerb आपको तो पता होगा, काफ़ी बढ़िया ऐप है। अगर आपको कोई सप्लीमेंट्स वगैरह मंगाना है तो ये एक्चुअली यूएस से शिप हुए हैं। और मैंने ये शेकर मंगवाया था, साथ ही में ये बायोटिन तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बायोटिन होता है बालों के लिए और आपके स्किन के लिए। तो अगर आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम है, थीन है, हेयर लॉस आपको हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बायोटिन आपके डेली डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा। साथ ही में हमने मंगवाया था ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट और ये गैट ब्रांड का BCAA, जो कि मैं वर्कआउट करते वक्त लेता हूँ। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं कौन सा प्रोटीन लेता हूँ, तो मैं प्रोटीन चेंज करते रहता हूँ। यूजुअली मैं वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि बहुत जल्दी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में, तो ये वाला मैंने नया ब्रांड है कैलिफोर्निया गोल्ड न्यूट्रिशन स्पोर्ट। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, iHerb पे मिलता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। यूजुअली अभी जो सप्लीमेंट के रेट है ना, इतने बढ़ चुके हैं। जो सप्लीमेंट में पहले 5,000 में लेता था, वो अभी 10,000 का आ रहा है। बट अच्छी बात ये थी ना कि अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा था, तो मुझे 40% डिस्काउंट इन सप्लीमेंट्स पे मिला है। अभी तो ये इनके नॉर्मल रेट चल रहे हैं, बहुत ही महंगे हैं। तो मैं यूजुअली जब भी सप्लीमेंट बाय करता हूँ, तो जब किसी वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा हो तभी मैं स्टॉक में पहले ही बाय करके रख लेता हूँ, ताकि इसमें काफ़ी सारे सेविंग हो जाती है। और जो मेरा सप्लीमेंट का खर्चा है वही चले जाता है महीने 2 महीने का 50-60 हज़ार, इन तो मेरे सिर्फ सप्लीमेंट में चले जाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितने मेरे पैसे बच सकते हैं सप्लीमेंट के अंदर, तो किसी भी वेबसाइट पे अमेजोन हो गया, iHerb हो गया और राकुतेन, ये जो सारी वेबसाइट है यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह चालू रहते हैं। तो मैं ऑलरेडी जब भी इस पे डिस्काउंट रहा, मैं बाय करके स्टॉक में पहले से ही खरीद लेता हूँ। और आज है मंडे को हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स होती है। जापान में वही होता है कि मीटिंग्स काम कम करते हैं, नहीं काम करते हैं वैसे, वो बात नहीं है, बट मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। जापान का कल्चर ही ऐसा है कि मीटिंग यानी दिन में 2-3 मीटिंग तो इनके बेवजह होती ही होती है। तो जस्ट हमारे अभी मीटिंग ख़त्म हुई है और लंच अभी तो बज रहे हैं 4:15, और लंच को बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं उठा ही लेट, ब्रेकफास्ट भी लेट किया था। तो चलिए भी बनाते हैं हमारा लंच में आज हम बनाने वाले हैं सैलड। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, जो स्टीम होता है, स्टीम सब्जियां होती है, वो मैं करता हूँ। जैसे कि गाजर, ब्रोकोली और 2-3 टाइप की सब्जियां वो स्टीम करता हूँ और एक बढ़िया सैलड बनाता हूँ। जो सब्जियां होती है वो मैं पानी में ही स्टीम करता हूँ। और अभी इसको करते हैं हम गरम। आपको क्वेश्चन होगा ही, काफ़ी लोग अभी जापान में नए आते हैं और जब वो नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है गैस का, क्योंकि हमारे जो इंडिया में हम जो गैस यूज़ करते हैं वो होता है इस तरीके का गैस। बट जापान में आपको ज़्यादातर घर में इंडक्शन गैस ही मिलने वाला है, इस टाइप का गैस नहीं होता है। तो जब भी आप जापान में शिफ्ट करोगे तो सबसे पहले गैस का कनेक्शन वहाँ पर है या नहीं है वो देखना, क्योंकि मैं जब जापान में आया था फर्स्ट टाइम, जो मेरा लियो पैलेस था वहाँ पे इस तरीके का गैस नहीं था आग वाला, वो था इंडक्शन वाला। ऑलरेडी इंस्टॉल होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप इंडियन खाना बना नहीं सकते। रोटी छोटी जो बनाते हैं हम गैस के ऊपर, वो वहाँ पे फुलके जैसे हम गैस के ऊपर बनाते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं बनते। तो अगर आप जापान में शिफ्ट हो रहे हो तो ये ज़रूर आप चेक करिएगा। और दूसरी अच्छी बात पता है क्या है जापान की, यहाँ पर गैस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे इंडिया में हम गैस सिलेंडर लाते हैं और ख़त्म हो गया तो हम दुकान में जाके उसको फिर से रिफिल करवा के लेते हैं या फिर वो दे के दूसरा नया सिलेंडर हम लाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होता। जापान में ना सारे घर में ऑलरेडी गवर्नमेंट का कनेक्शन पहले से ही लगा हुआ है। 2400 घंटे पूरे साल भर आपके घर में गैस कनेक्शन रहेगा। तो जब भी आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको बस क्या करना है कि गैस वाले ऑफिस में आपको फ़ोन करना है और उनको बोलना है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ 1 तारीख से फॉर एग्जांपल, और 1 तारीख से मुझे गैस का कनेक्शन ऑन करना है। तो बराबर 1 तारीख से आपके घर में, आप घर में आने से पहले ही वो गैस का कनेक्शन ऑन कर देंगे। और जब भी आप मूव आउट करोगे आप उनको 1 दिन पहले फ़ोन कर दो कि मैं कल घर छोड़ रहा हूँ, ये आप गैस कनेक्शन बंद कर दो, तो आपका गैस कनेक्शन बंद कर देंगे। तो जिस दिन मैं इस घर में आया था मैंने उनको कॉल करके बोला था, उन्होंने चालू कर दिया। और अब ये
हमेशा मेरे घर में गैस चालू रहता है और महीने के महीने मेरा बिल आता है जो कि मैं पे करता हूँ। और इसी घर के पीछे के साइड में यहाँ पर जितने भी यहाँ पे घर है ना, उसके अलग अलग कनेक्शन रखे हुए हैं। वहाँ पे रीडिंग भी आती है कि मैंने कितना गैस यूज़ किया है। तो हर महीने वो एक आदमी आता है, वो रीडिंग चेक करता है और वो बिल मेरे घर पे भेजता है। तो ये हो गया हमारा पानी गर्म, डाल देते सब्जियों को स्टीम करने के लिए। और ना इसी के साथ में मैं सैलड में डालता हूँ ये वाले बीन्स। तो ये हमारे मिक्स बीन हैं। कितने टाइप के इसके अंदर, आई थिंक 5-6 टाइप के बीन्स है। ग्रीन बीन्स, वाइट बीन्स, रेड बीन्स, तो और ब्लैक बीन भी इसके अंदर। तो ये बहुत ही, यानी पैकेट मिलता है यहाँ पे, आपको अलग अलग खरीदने का काम नहीं है, बॉईल करने का भी काम नहीं है। ये सारादा बीन्स यहाँ पे मिलते हैं सारे सुपरमार्केट में। तो मैं यूजुअली जब भी सैलड बनाता हूँ बढ़िया, तो ये बीन्स सारे उसमें डालता हूँ। इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और दूसरा मेरे सैलड में होता है ये टोफू। टोफू तो आपको पता है, जापान में टोफू लोग इतना खाते, हर घर में आपको टोफू मिल ही जाएगा। जब मैं जापान में आया था तभी से मुझे नात्तो और टोफू, नात्तो तो आपको पता होगा फर्मेंटेड बीन्स होते हैं, सोयाबीन, बहुत ही एक्चुअली काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आते क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है बड़ा ख़राब होता है। मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों को नात्तो नहीं पता है नेक्स्ट टाइम मैं खरीदूंगा और आपको बताऊंगा कि वो होता कैसे है। तो ये टोफू जो है ये मैं ऑलरेडी मेरे डाइट में हमेशा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो अगर आप जापान में हो तो ये टोफू भी आप ज़रूर आपके डाइट में ऐड करिएगा। जापान में ना इस तरीके से छोटी बोतल में मसाले मिलते हैं। तो ये एक बोतल है आई थिंक सो ये इनकी। और ये है ओरिगानो, ये है गरम मसाला। तो मैं जब घर की सफाई कर रहा था ना, तो मुझे मेरे बॉक्सेस के अंदर पता है ये बनाना केस मिला है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जापान में। इंडिया में पता नहीं मुझे होगी या नहीं होगी, बट यहाँ पे ना अगर आपको बनाना साथ में कैरी करना है तो हम क्या करते हैं इंडिया में कि थैली के अंदर या बैग के अंदर हम बनाना ले जाते हैं। बट यहाँ पे ना ये बनाना का केस मिलता है, तो इसके अंदर आप बनाना डाल के आप ये बैग के अंदर, ताकि वो दब ना जाए। ये है हमारे पास बनाना, आपको मैं रख के बताता हूँ। तो इसके ऊपर का जो कैप है वो मैं निकाल दिया और मैं क्या किया, ये जो बनाना केस है इसके अंदर इसको इस तरीके से डाल दिया है और इसको बंद कर दिया है। तो ये बनाना को भी कुछ होगा नहीं जब भी मैं इसको ट्रैवलिंग में यूज़ करूँ। क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ था, एक बार मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, मेरी फ्लाइट थी और 2 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचने को लगना था और वहाँ पे लेओवर भी होता है। तो मैंने साथ में एक बनाना रखा था कि भाई भूख लगी तो बीच में मैं खा लूँगा। तो मैंने क्या किया ना, मेरे जैकेट के अंदर एक बनाना रखा था। और दोस्तों मैं भूल गया रखने के बाद उसको, और फिर लगेज वगैरह उठाओ वगैरह, एयरपोर्ट में पहुँचा, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जब मैंने मेरे जेब को हाथ लगाया और देखा तो पूरा वो बनाना स्क्वीज होके मेरा पूरा जैकेट खराब हो गया था। तो उसके बाद जब मैं ऐसी दाइसो तो आपको पता है जापान में जो 100 शॉप है, वहाँ पे मैं ऐसे देख रहा था चीज़ें, और तब मुझे ये बनाना केस वहाँ पर मिला। तो दोस्तों अभी हो गई यहाँ पे शाम, रात बोल सकते हो आपकी, अंधेरा देख लो कितना यहाँ पर हो गया अभी। और ऑफिस का काम भी हमारा ख़त्म हो गया और आज मेरा जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है कि बॉडी जवाब दे देती है, वर्कआउट कर करके थक जाते हैं। तो आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जिम जाने का, तो मैंने आज स्किप कर दिया। और अभी मैं थोड़ा से घर के बाहर मेरे एरिया में वॉक कर रहा हूँ। और आप देख लो अभी यहाँ पे कितना सन्नाटा छाया हुआ है। आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा रात में, है ना। जैसे ही शाम हो जाती है ना, यहाँ पे सारी कॉलोनियाँ शांत हो जाती है। यहाँ पे ना ही आपको कोई टीवी का आवाज़ आएगा, ना ही किसी आदमी का बात करने का आवाज़ आएगा, ना ही किसी म्यूज़िक, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और आप सुन लो कि आपको कुछ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। और जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मैं, ये भी बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। अगर मैं ज़ोर से बात करूँगा तो मैं भी शायद लोगों को आवाज़ चली जाएंगी यहाँ पे अंदर। लास्ट वीडियो में आपको बताना रह ही गया था कि कोको का और मेरा झगड़ा क्यों हुआ था। आपने काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि हम दोनों का झगड़ा क्यों हुआ है। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम डिज्नीलैंड गए थे 2 महीने पहले, पुरानी बात है। मेरा बर्थडे था, दिन भर हमने बहुत सारे राइड्स लिए, तो बहुत थक गए थे हम। तो शाम में हमारी एक आखिरी राइड थी, वो पहाड़ के अंदर से बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ पे हमने एडवांस जो टिकट होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे पे करके वो भी हमने बाय कर लिया था और लाइन में खड़े थे हम। तो वहाँ पे ना 2 लाइन थी, एक थी एक्सप्रेस लाइन और एक थी ऑर्डिनरी लाइन। तो हमने टिकट बाय किया था एक्सप्रेस वाला ताकि हमारा जल्दी हो जाए। देखे तो एक्सप्रेस लाइन में भी लंबी लाइन लगी हुई है
और बाजू में जो लाइन थी वो खाली पड़ी हुई थी। तो मैं कोको को वही बोला कि यार हम गलत लाइन में खड़े हैं, बाजू वाली लाइन है, वहाँ पे लोग नहीं है और काफ़ी लोग ऑलरेडी जा रहे थे अंदर और हम ही यहाँ पे लंबी वाले लाइन में खड़े थे, तो हम गलत लाइन में खड़े हैं। मैंने उसको एक बार बोला तो वो बोली नहीं 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 यही सही लाइन है। फिर 2-4 मिनट हो गए, लोग स्टिल दूसरे लाइन से आगे निकल रहे हैं। मैंने उसको फिर से बोला कि यार ये हम गलत लाइन में खड़े हैं, हम उधर जाना चाहिए। तो उसने ना सामने वाले लोगों को पूछा कि यार तुम भी इसी लाइन, तुमने जो टिकट बाय किया वो एक्सप्रेस वाला ही है ना और सही लाइन नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ 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 हाँ। तो फिर बोला यार मुझे स्टिल थोड़ा डाउट आ रहा था। मैंने उसको फिर से बोला कि यार हम गलत लाइन में खड़े हैं, हम एक बार जाते हैं ना यहाँ पे ट्राई करते। तो उसने क्या किया ना, चिल्ला दिया मेरे ऊपर कि तुझे जाना है तो तू उस लाइन में चले जा, मैं सही लाइन में खड़ी हूँ। तो मुझे थोड़ा शौक हो गया मैं कि ऐसे कभी वो मुझसे बात करती है नहीं, तो आज ऐसे कैसे उसने मुझ पर चिल्ला दिया और इस तरीके से बात कर रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, बात ही नहीं की उससे मैंने 5-10 मिनट। तो क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला के मुझसे बात करे, क्योंकि मैं पोलाइटली बात करता हूँ सभी से और कोई मुझ पर इस तरीके से चिल्लाए मुझे पसंद नहीं है। तो वो भी उसके बाद में कुछ सॉरी वगैरह उसने कुछ बोला नहीं। हम उसके बाद में 2 राइड लिए, खाना खाए, बिल्कुल हमने बात ही नहीं की, बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं की, ना उसने मुझे कुछ बोला ना मैंने उसको कुछ बोला। और फिर हमारा जब ख़त्म हो गया डिज्नीलैंड शाम आई थिंक 9-9:30 बजे हम स्टेशन तक आए और भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे, तो हम अलग ही वहाँ पे भीड़ में ही हम सेपरेट हो गए। और फिर उसके बाद में हम 2 महीने तक बिल्कुल भी ना जिम में, यूजुअली हम पहले मिलते थे वर्कआउट, कभी कभी साथ में भी कर लेते थे। उसके बाद में हम 2 महीने तक बात भी नहीं किया, मैसेज नहीं किया, जिम में भी हमारी मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं। और फिर रिसेंटली जो हम गैटलिन के फेयरवेल पार्टी में गए थे उसके पहले हमारी बात हुई थी प्लान करने की, गैटलिन के इसके फेयरवेल वाली। तो जिम में हमारी मुलाकात हुई थी, तब उसने फिर मुझे सॉरी बोला यार मैं एक्चुअली मुझे भी वो उसने मुझे ऐसा बोला कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे एक चीज़ बार बार बोले। फिर मैंने उसको बोला यार मुझे भी पसंद नहीं कोई मेरे ऊपर चिल्ला के बात करे, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने भी उसको सॉरी बोला कि मेरी भी गलती थी, मैंने बार बार नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। और उसने भी फिर सॉरी बोला कि यार मेरी भी गलती थी, मैंने चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो हमारा फिर वो झगड़ा 2 महीने बाद सॉर्ट आउट हो गया। चाँद देखो कितना प्यारा निकला हुआ है अभी यहाँ पर। जापान में ना सभी के घर में यहाँ पर मर्सिडीज़, ऑडी, BMW खड़ी रहेंगी। यहाँ भी देख लो, नॉर्मल घर है किसी का है और यहाँ पर ऑडी खड़ी है। जितने भी आगे घर है सबके घर में आपको यहाँ पर कार देखेंगे, क्योंकि जापान में कार मस्ट है। ये देखो ये वाले घर में भी किसी के पास ये वाली मर्सिडीज़ है, पता नहीं कौन सी वाली है, बट हाँ मेरे एरिया में ना सारे के सारे करोड़पति रहते, मैं छोड़ के। अभी मुझे भूख लगी और घर पे कुछ है नहीं खाने के लिए और बनाने का भी मन नहीं कर रहा, तो अभी जाते हैं सुपर मार्केट में और कुछ लाते हैं खाने के लिए। अभी जापान में न्यू ईयर आ रहा है ना, तो जापान में क्या होता है ना कि न्यू ईयर के टाइम पे दरवाजे घर के बाहर इस तरीके से लगाते हैं, जैसे हम गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी लगाते घर के सामने, तो वैसे ही जापान में जब भी न्यू ईयर आता है तो इस तरीके से ये लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला, इससे भी बड़े आते हैं और इसका जो प्राइस है इस पे लिखा हुआ है, आई थिंक ये है 800 येन का। और जो सबसे छोटा वाला है ना ये वाला, आई थिंक ये सबसे छोटा है, ये है 400 येन का। तो ये बड़े फेमस है, अभी ये हर स्टोर में आपको इस तरीके से बाहर मिलेंगे। और यहाँ भी देखो ये भी है इस तरीके से, ये भी घर के बाहर लगाते हैं, ये है 1500 येन का। और एक यहाँ भी रखा हुआ है, सबके अलग अलग स्टाइल है, देख लो आप। ये भी कितने का है, ये 300 येन का ही सस्ता है। तो अगर जापान में आप आओगे तो आप न्यू ईयर के टाइम पे सबके घर के बाहर इस तरीके से ये देखोगे। तो अभी हम आए हैं स्टोर के अंदर, ये मेरे घर के पास है। वॉक करते करते आए, बड़ी भूख लगी मुझे और मैं सोचा कि कुकिंग करने का तो बड़ा मन नहीं कर रहा है मेरा। तो अभी हम बाय करने वाले हैं यहाँ से पिज़्ज़ा। यहाँ पर रखा हुआ है इनका पिज़्ज़ा। यूजुअली जब भी मेरा मन नहीं करता है खाना बनाने का और चीट मील करने का मन करता है तो मैं पिज़्ज़ा ही ले लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए अभी उठाते हैं इसे पिज़्ज़ा और घर पे जाके इसको ओवन में कुक करते हैं। पिज़्ज़ा थोड़ा थीन था ना, तो मैंने ना इसका रोल बना लिया इसको रोल के साथ खा के देखते हैं।
लास्ट टाइम जब हम गए थे ना डोंकी में, वहाँ से हमने लाया था क्ले पैक। मेरे पास ना मुल्तानी मिट्टी भी है। एक्चुअली जब मैं इंडिया गया था ना तो मॉम ने मुझे मुल्तानी मिट्टी भी दी थी एक बार। हाँ, ये देखिए इतना बड़ा डब्बा भर के मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी। बीच बीच में कभी लगा लेता हूँ मैं, समर में यूजुअली मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करता था। तो ये अभी हमने लगा दिया है। अभी तो मैं पूरा भूत जैसा लग रहा होगा। तो ये अभी हमको लगा के रखना है ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट। मुझे ना पहले से ही मेरे स्किन का और बालों का केयर लेना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ मेरे स्किन और हेयर को केयर करने के लिए। ये है एलोवेरा 92% का जेल, चेहरे को लगाता हूँ और कभी कभी बालों में भी इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला है केराटिन स्प्रे। तो जब भी हेयर वॉश कर लो और ड्राई करते वक्त, यूजुअली मैं धूप में ड्राई करता हूँ मेरे बालों को, बट कभी कभी विंटर में धूप नहीं निकलती तो जब हम ड्रायर यूज़ करते हैं तो बाल पूरे वो ड्रायर की वजह से ख़राब होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रायर करने से पहले ये जो केराटिन वाटर है ये पहले स्प्रे कर लो और उसके बाद में मैं ड्रायर यूज़ करता हूँ। ये है केराटिन का हेयर रिपेयर ऑयल, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये है स्काल्प इसेंस टॉनिक HMS, जो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि मैं जब भी हेयर वॉश करता हूँ उसके बाद मैं हेयर टॉनिक बालों में लगाता हूँ। ये भी एक हेयर टॉनिक है विटालिज्म। ये भी मैं बीच बीच में कभी कभी चेंज करते रहता हूँ, तो कभी HMS का यूज़ करता हूँ, कभी ये वाला यूज़ करता हूँ। ये है हेयर ऑयल। तो यूजुअली हमारे जो बेसिक ऑयल होते हैं वो बड़े चिपचिपे होते हैं, तो ये एज अ सीरम है। तो हेयर वॉश होने के बाद में बड़े बाल टैंगल हो जाते हैं ना, बड़े बाल होने की वजह से, तो ये मैं पहले गीलो बालों में यूज़ करता हूँ और उसके बाद में हेयर को ड्राई करता हूँ। ये है नेचुरल ऑयल जिसमें कि शी बटर, जोजोबा ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये नेचुरल ऑयल है। ये मैं वीक में या 2 वीक में एक बार रात में हेयर को मसाज करता हूँ इस नेचुरल ऑयल से और फिर नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश कर लेता हूँ।